चलिए चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में, आज हम लोग का यूनिट एंड डायमेंशन का तीसरा लेक्चर है। तो यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग अभी तक देख चुके हैं, यूनिट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, डायमेंशन के बारे में पढ़ चुके हैं, और हम लोग डायमेंशन फार्मूला देखे थे। डायमेंशन फार्मूला हम बहुत सारे क्वांटिटी का निकाल कर देखे थे कि कैसे डायमेंशन फार्मूला निकाला जाता है। डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या देखे थे कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में तोड़ रहे थे और उसका सिंबल लिख दे रहे थे, तो उससे वो डायमेंशन फार्मूला उसका निकल जा रहा था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे कि जो डायमेंशन जो होता है उसका यूज़ क्या होता है। बहुत जगह उसका यूज़ है, बहुत जगह उसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ है, और वो यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। उस यूज़ के आधार पर हम बता सकते हैं कि डायमेंशन फार्मूला से हम क्या कर बता सकते हैं कोई इक्वेशन सही है कि नहीं है। हम उस डायमेंशन फार्मूला से ये भी बता सकते हैं, किसी का फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। डायमेंशन फार्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अलग अलग यूनिट्स ऑफ, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम किसी भी क्वांटिटी को लिख सकते हैं। तो ये तीन क्या है, इसका यूज़ है। तो हम बारी बारी से इसका जो तीनों यूज़ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डायमेंशन फार्मूला का पहला यूज से स्टार्ट करते हैं, और पहला यूज क्या कहता है कि होमोजेनाइटी ऑफ एन इक्वेशन। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। यूज ऑफ डायमेंशन देखिए, पहला यूज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला यूज हम लोग लिखते हैं कि क्या है। पहला यूज है होमो होमोजेनाइटी ऑफ एन इक्वेशन। ये होमोजेनाइटी ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है? ये कहता है कि किसी भी इक्वेशन में डायमेंशन फॉर्मूला होमोजीनियस होगा, यानी कि सेम होगा। कैसा, कौन सा इक्वेशन में? जैसे मान लीजिए मेरे पास, आप लोग स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, v इज इक्वल टू u प्लस AT। आप लोग पढ़ेंगे v इज इक्वल टू u प्लस AT। v क्या होता था? फाइनल स्पीड। u क्या होता था? इनिशियल स्पीड। a क्या है? एक्सीलरेशन। और t क्या है? टाइम। तो ये इक्वेशन का होमोजेनाइटी कहने का मतलब हुआ कि ये जो इक्वेशन होगा वो डायमेंशनल फॉर्मूला में होमोजीनियस होगा, यानी कि v का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही u का भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा और वही AT का भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। जैसे कहने का मतलब है कि ये 10 kg है तो 5 kg और 5 kg मिली कर बना होगा, 8 kg 2 kg मिली कर बना होगा। ऐसा नहीं ना हो सकता है कि ये 10 kg है तो ये 6 kg होगा और ये 10 मीटर होगा, ऐसा तो संभव नहीं है। इसका मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सबका सब क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसी को हम होमोजीनियस कह रहे हैं, इसी का मतलब सेम हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि ये डायमेंशनली ये करेक्ट है कि नहीं है, तो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। यदि डायमेंशनल फॉर्मूला तीनों का सेम नहीं होगा तो इसका मतलब इक्वेशन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला पहले v का निकालते हैं। अच्छा, v क्या है आपका? फाइनल स्पीड है ना, फाइनल स्पीड है। इसका क्या लिखेंगे हम लोग? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम जब लिखेंगे तो डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ होता है, और टाइम क्या होगा? t।
ये क्या हो गया LT टू द पावर -1। अब ये देखिए ये LT टू द पावर -1 डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ और u इनिशियल स्पीड है तो इसका भी LT टू द पावर -1 होगा, तो AT का भी क्या आना चाहिए LT टू द पावर -1। ठीक है, चलिए तो AT का निकालते हैं हम। A क्या है एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए इसको लिख देते हैं। ये एक्सेलरेशन है और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, टाइम मल्टीप्लाई है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम गुना टाइम। टाइम टाइम कट गया तो क्या बचा वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला फिर क्या आ जाएगा LT टू द पावर -1। समझ में आ रहा है बात, LT टू द पावर -1 तीनों का आया कि नहीं आया। तो इससे हम क्या सीखे कि किसी भी इक्वेशन में डायमेंशनली यदि वो सही है तो इक्वेशन सही हो सकता है। ठीक है, यदि डायमेंशनली वो सही नहीं है तो इक्वेशन कंफर्म गलत होगा। तो इसमें तीनों का डायमेंशन V, U और AT का क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है, होमोजीनियस आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं एक इक्वेशन और लेते हैं जिससे ये एग्जाम्पल हमको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए एक इक्वेशन है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, आप लोग पॉज करके इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये जो S है वो S क्या होता है डिस्टेंस होता है। ठीक है, U इनिशियल स्पीड, T टाइम, AT बाकी सब लिखा हुआ है यहाँ पे आपका। ठीक है, इसको एक बार ट्राई कीजिए पॉज करके, उसके बाद इस आगे वीडियो इस वीडियो के लेक्चर को आप देखिएगा। चलिए इसको बनाते हैं। S क्या है डिस्टेंस है ना, S डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा लेंथ L हो जाएगा, यानी कि UT को भी ये लेना चाहिए, AT स्क्वायर को भी ये लेना चाहिए, 1/2 का तो कोई मतलब ही नहीं है। UT, U क्या है इनिशियल स्पीड, और स्पीड का क्या होगा डिस्टेंस बाय टाइम, और ये T क्या है टाइम, तो फिर डिस्टेंस आ गया और इसका क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला L हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। डायमेंशनल फॉर्मूला जब भी लिखेंगे तो क्या करेंगे बॉक्स के अंदर डालने का है, बॉक्स के अंदर डालिए। अच्छा AT स्क्वायर का या हाफ AT स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का है आपको, तो ये क्या हो जाएगा A का क्या होगा वेलोसिटी, A का हम लोग क्या निकाले हैं वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चलिए वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और T का स्क्वायर है ना टाइम का स्क्वायर, यानी कि टाइम का स्क्वायर, तो एक टाइम कट गया वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा वेलोसिटी को फिर क्या करेंगे डिस्टेंस बाय टाइम, और फिर गुना टाइम, फिर टाइम कट गया तो फिर क्या आ गया डिस्टेंस, तो फिर क्या आ गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L आ गया, यानी कि इसका भी L, इसका भी L, इसका भी L। इसका मतलब ये डायमेंशनली फॉर्मूला क्या है करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। चलिए अब दूसरे प्रॉपर्टी में इसका आ जाते हैं, दूसरा जो यूज़ है इसका, ये क्या कहता है डायमेंशनल फॉर्मूला can be used to convert the system of units। ठीक है,
डायमेंशनल फार्मूला के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आ सकते हैं। जैसे एसआई सिस्टम से सीजीएस में आ गया, सीजीएस से एफपीएस में आ गए, किसी में भी आ सकते हैं। लेकिन पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि डायमेंशनल फार्मूला को बनाना पड़ेगा, डायमेंशनल फार्मूला को लिखना पड़ेगा। जब हम डायमेंशनल फार्मूला को लिख देंगे तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम आसानी से उसको लिख सकते हैं। कैसे, इसका एक एग्जाम्पल से हम लोग सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे देखिए प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अच्छा, फोर्स जो हम लोग लिखते हैं वो आपका क्या है? फोर्स को हम लोग लिख दीजिए मास इनटू एक्सीलरेशन बाय एरिया। ठीक है, अभी आप फंडामेंटल क्वांटिटी में तोड़ना है ना, तब ना डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं किसी चीज़ का। इस प्रेशर को यहाँ पे P लिख दीजिए। ठीक है, चलिए, मास हो गया। एक्सीलरेशन का क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बाय टाइम इनटू एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, अभी भी नहीं टूटा ये वेलोसिटी, अभी फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं है। मास, टाइम और लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी में टूट चुका है। मास, वेलोसिटी क्या होगा? लेंथ बाय टाइम होता है। अब बाय टाइम यानी कि टाइम का स्क्वायर हो जाएगा नीचे। ठीक है, और ये जो लेंथ यहाँ का करेंगे तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। तो लेंथ का स्क्वायर इस लेंथ से कट जाएगा तो नीचे सिर्फ एक ही लेंथ बचेगा, यही एक ही लेंथ बचा। इस लेंथ को फिर मिटाना पड़ेगा हमको। समझ में आ रहा होगा शायद आप लोगों को ये हम क्यों मिटाए हैं लेंथ को। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया? मास बाय टाइम स्क्वायर इनटू लेंथ। तो इसको हम सब में लिख देते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला जब P का लिखेंगे तो वो क्या हो गया? मास का तो बड़ा वाला M, टाइम का T स्क्वायर और लेंथ का L। तो ये क्या हो गया? m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2। ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। समझ में आ रहा है? m l t टू द, और इसको डायरेक्टली भी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। फोर्स का क्या होता है? m l t टू द पावर -2 बाई l स्क्वायर। तो डायरेक्टली यहाँ से आता है m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2। यदि फोर्स का हमको पता रहता तब। ठीक है, ये आपको हम तोड़ के इसलिए बताएं कि आप लोग को ज़्यादा अच्छा से समझ में आए। तो ये प्रेशर में जो एक्चुअली आया, ये डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम एसआई और सीजीएस, हम दो सिस्टम ऑफ यूनिट जानते हैं, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट और सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई में हम लोग मास के लिए क्या लेते हैं? किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। और सीजीएस में क्या लेंगे? मास के लिए ग्राम और एल के लिए, लेंथ के लिए सेंटीमीटर और टी के लिए सेकंड। ये बात याद पड़ रहा है? चलिए, तो सबसे पहले हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मास के लिए क्या लिखेंगे? किलोग्राम। अच्छा, और ये एल है, इसके लिए क्या लिखेंगे? मीटर टू द पावर -1। और इसके लिए टाइम के लिए क्या लिखेंगे? सेकंड टू द पावर -2। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग पास्कल में लिखते हैं। इसका एक नाम है पास्कल, इसको पास्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सीजीएस सिस्टम।
अकॉर्डिंग टू, देखिए एसआई में फिर से एक बार देख लीजिए, मास के लिए हम लोग किलोग्राम यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए मीटर यूज़ करते हैं और टाइम के लिए सेकंड यूज़ करते हैं। तो इसी को हम लिख दिए किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल भी कहेंगे। अब अकॉर्डिंग टू सीजीएस आ जाते हैं हम लोग। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मास के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राम। अच्छा, लेंथ के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर टू द पावर -1, और टाइम के लिए सेकंड ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसा हो गया। ऐसा कोई अलग से नाम नहीं है इसलिए नहीं लिखे हैं इसको हम। तो हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग ऐसे ऐसे इसको लिख देते हैं कि ये 1 पास्कल हो गया। इसको ऐसे लिखिए, ये हो गया 1 पास्कल। क्या कि कुछ नहीं है आगे में, तो सब 1 है, तो 1 पास्कल हो गया। और इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, 1 सीजीएस प्रेशर है। अलग से तो नाम नहीं है, लेकिन सीजीएस से आया तो सीजीएस प्रेशर इसका नाम हम लिख दिए। ठीक है, अब बताना है आपको कि कितना पास्कल कितना सीजीएस प्रेशर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 1 पास्कल को 1 सीजीएस प्रेशर से डिवाइड कीजिए। 1 पास्कल को 1 सीजीएस प्रेशर से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए कहाँ पे इसको लिखें, ये क्या था, किलोग्राम था ना, इसको उतारिए, किलोग्राम मीटर टू द पावर -1 सेकेंड टू द पावर -2। अच्छा, सीजीएस में क्या था, ग्राम सेंटीमीटर टू द पावर -1 और सेकेंड टू द पावर -2। अच्छा, ये एक कुछ नहीं तो 1 सेकेंड स्क्वायर ये तो कट जाएगा। अच्छा, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, तो ग्राम से जब इसको हम 1000 ग्राम में लिखेंगे तो ये कट के कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये सेंटीमीटर को जब मीटर में करेंगे तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये कितना आ जाएगा कट के 100। तो ये टोटल कितना आ गया, 10 टू द पावर 5, यानी कि 1 पास्कल इज इक्वल 1 पास्कल बाई 1 सीजीएस प्रेशर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5, यानी कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 सीजीएस प्रेशर। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम एसआई से सीजीएस में बदल के दिखा दिए कि नहीं दिखाएं? तो ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट हो गया। किसके हेल्प से कर पाए हम? क्योंकि हम डायमेंशनल फार्मूला पहले निकाल पाए थे, और डायमेंशनल फार्मूला इसका ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2 था। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, पॉज करके इसको उतारिए। डायमेंशनल फार्मूला के हेल्प से तीसरा जो यूज़ है, उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी का फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है इसका, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला पहले से हमको पता नहीं रहेगा, लेकिन इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी फार्मूला को डेरिवेशन किया जा सकता है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि हमको डायमेंशनल फार्मूला के हेल्प से टाइम पीरियड निकालना है एक सिंपल पेंडुलम का जो ऑक्सीलेट करते रहता है। पेंडुलम तो जानते ही हैं आप लोग, एक स्ट्रिंग होता है और नीचे में जो रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है, उसको हम लोग बॉब कहते हैं। तो बॉब ऑसिलेट करता रहता है, तो वो जो ऑसिलेशन होता है उसका एक टाइम पीरियड होता है पूरा एक मूवमेंट के लिए। ठीक है, एक ऑक्सीलेशन के लिए उसका एक टाइम पीरियड होता है, और टाइम पीरियड कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो जो फैक्टर को हम लोग पहले लिख लेंगे कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, और उसके बाद हम उसका फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें लिखते हैं हम लोग। विद द हेल्प ऑफ
dimensional formula we can derive a formula if and only if and only if we know about all the factor for that cause। किसी के कारण का जितना भी फैक्टर है, किसी भी चीज़ का होने का जो भी फैक्टर है, यदि उसके बारे में पूरा हमको पता रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का डायमेंशनल फार्मूला के मतलब डायमेंशनल फार्मूला के हेल्प से हम इक्वेशन को उसका फार्मूला को बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए टेक T be the time period of simple pendulum। ये सिंपल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ये कॉज है और जिसका फैक्टर क्या है, इन विच मास ऑफ द बॉब, जो रोटेट करते रहता है वो ऑक्सीलेट करता है, उसको बॉब कहते हैं। मास ऑफ द बॉब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास ऑफ द बॉब m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग में वो लटक कर वो ऑक्सीलेट करता है वो L। ये तीनों चीज पे वो डिपेंड कर रहा है। इज द फैक्टर फॉर द टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड का होने के पीछे कारण क्या है, यही तीनों फैक्टर है। ठीक है, तो हम लोग को अब क्या करना है कि इसके हेल्प से हमको क्या करना, एक फॉर्मूला को डिराइव करना है। ठीक है, तो आप लोग फॉर्मूला को एक बार डिराइव कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए कि देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम आगे बताते हैं आपको। 1 मिनट के लिए सोचिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। सोचिए जरा सा, इसको बोर्ड पे देखिए और सोचिए इसको। ये जो टाइम पीरियड है ऑसिलेट करने का वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मास। अच्छा, मास पे डिपेंड तो कर रहा है, वो कितना पावर में है, मास का स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, मास का क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, ये हमको नहीं पता है, मास पे डिपेंड कर रहा है। तो पावर हम इसका ए दे देते हैं। ठीक है, कुछ भी दे देते हैं पावर। ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर रहा है तो जी लिख दिए, और जी जो है उसका पावर हम दे देते हैं बी। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड कर रहा है तो एल दे देते हैं, उसका पावर दे देते हैं सी। ठीक है, अच्छा प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा के। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, m टू द पावर a, g टू द पावर b, l टू द पावर c। ये बात समझ में आ रहा होगा अभी आपको। अच्छा, अब ये टाइम पीरियड है तो इसका यूनिट तो t होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला तो इसका t होगा ना, टाइम पीरियड है तो इस पूरा चीज का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आना चाहिए, t। तो यही से मेरे पास सबसे पहला क्लू मिल जाता है। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो इसका होगा वो क्या आना चाहिए, t। चलिए, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको जितना ही पूरा क्वांटिटी है उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में पहले तोड़ते हैं। देखिए, ये मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी में है, इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी में है, इसको भी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है।
तोड़ने का जरूरत सिर्फ किसको पड़ता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ठीक है, तो चलिए पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं पूरा का। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे m टू द पावर a, g टू द पावर b, l टू द पावर c। k का डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ भी नहीं होगा, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा वाला m, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m और इसका a पावर दे दिए। ठीक है, अच्छा ये g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं बार बार, lt टू द पावर -2 आता है। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ किए और इसका डायरेक्टली पावर कितना दे देंगे, b, और ये क्या है, लेंथ है, तो l टू द पावर c। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले m टू द पावर a, l टू द पावर क्या होगा, b और प्लस c, b प्लस c, और t टू द पावर क्या आएगा, -2b। नहीं आएगा, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे जो था वो डायमेंशनल फॉर्मूला t था ना। ठीक है, तो अभी देखिए ये वाला t का डायमेंशनल फॉर्मूला इधर लिख दिया और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम कहाँ लिख दिए हैं, इधर लिख दिए हैं। यहाँ से अब हम लोग बहुत सारा चीज़ पकड़ेंगे। देखिए यहाँ पे m तो है नहीं, लेकिन इधर साइड में m है, तो m का पावर इधर कुछ नहीं तो 0 है, तो इधर मास के साथ ना हो सकता था। तो a का वैल्यू क्या आएगा, 0। किसी का भी पावर 0 आएगा तो वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यानी कि यहाँ से a बराबर क्या आ गया, 0। आ रहा है बात समझ में? अच्छा, a का 0 हो गया, हमको a b c तीनों का वैल्यू निकालना है, a b c तीनों का वैल्यू। तो a बराबर 0 आ चुका है। अच्छा, अब देखते हैं t का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो -2b बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि -2b बराबर 1, तो b बराबर कितना आ जाएगा, -1/2। नहीं आएगा। अच्छा, a पता चल गया, b पता चल गया। ठीक है, अच्छा ये b प्लस c, l इधर नहीं है और इधर l है, तो b प्लस c फिर 0 आ जाएगा, क्योंकि l द्वारा 0 फिर 1 हो जाएगा। यानी कि b प्लस c बराबर क्या आ जाएगा, 0। अच्छा, b का पता है पहले से कितना है, -1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। चलिए तो हम तीनों का पहले वैल्यू लिख देते हैं। a का वैल्यू हो गया 0, b का वैल्यू -1/2 और c का वैल्यू 1/2। ये तीनों का तीनों वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, ये वाला फाइनल इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो t का जो वैल्यू था मेरे पास क्या था, k m टू द पावर a, g टू द पावर b, l टू द पावर c। तब ये क्या हो जाएगा, k m टू द पावर a का वैल्यू 0, तो ये 0 तो खत्म हो गया, 1 ही रह गया। और g टू द पावर कितना आ गया, -1/2, और l का वैल्यू क्या आ गया, c का वैल्यू 1/2। यानी कि k, और ये क्या आएगा, ये आ गया l टू द पावर 1/2 बाई g टू द पावर 1/2। यानी कि k √l/g। यानी कि टाइम पीरियड आपका क्या आ गया, k √l/g। फॉर्मूला डिराइव हो गया। देखिएगा इसको अच्छे से, ये फॉर्मूला आ चुका है टाइम पीरियड का, कि टाइम पीरियड आपका बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता है। बॉब का मास कुछ भी हो, वो सिर्फ 2 ही चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लेंथ पे। ठीक है, चलिए पॉज करके इसको उतारिए, हम इसको फिर मिटाएंगे। अब क्या करते हैं कि हम लोग 2-3 क्वेश्चन को देखेंगे, जो अभी हम थ्योरी पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ, तो कुछ क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे जिससे हम लोग का कॉन्सेप्ट और सही अच्छा होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ।
क्वेश्चन है टेस्ट डायमेंशनली the equation v square is equal to u square plus 2ax is correct or not. इसको इक्वेशन को लिख लीजिए, v square is equal to u square plus 2ax या s जो अभी डिस्टेंस होता था, ठीक है, इसको लिखिए और इसको पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए पहले एक बार। जब ट्राई नहीं होगा उसके बाद वीडियो का बाद का लेक्चर देखिएगा। चलिए, तो आप लोग ट्राई कर चुके हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। v स्क्वायर जो है आपका, उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं पहले। डायमेंशनल फार्मूला के आधार ही पता चलेगा ना कि ये सही है कि गलत। डायमेंशनल फार्मूला तीनों का नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये गलत इक्वेशन हो गया। तो v स्क्वायर क्या है? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि l/t का स्क्वायर, यानी कि क्या होगा l स्क्वायर t टू द पावर -2। समझ में आ रहा होगा। u स्क्वायर का भी वही होगा, क्या होगा l स्क्वायर t टू द पावर -2। अच्छा, अब 2as करना चाहिए, 2as। 2as का क्या होगा? a का क्या होगा? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चलिए इसका लिख देते हैं, a का क्या लिख देते हैं हम लोग, डायरेक्टली लिखे। a का याद है आप लोग को l t टू द पावर -2 और s क्या है? डिस्टेंस है ना, तो इसका क्या लिखेंगे? l। ये क्या आ गया? l स्क्वायर t टू द पावर -2। जब तीनों का l स्क्वायर t टू द पावर -2 आ गया, इसका मतलब ये डायमेंशनली क्या हो गया? सही हो गया, यानी कि इक्वेशन सही हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। The distance covered by a particle in time t is given by x is equal to a plus bt plus ct square plus dt cube। Find the dimensions of a, b, c and d। मतलब ए बी सी डी का डायमेंशनल फार्मूला आप लोग को निकालना है। ठीक है, इक्वेशन आपको ऊपर दिया हुआ है, x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। ठीक है, इसमें ए बी सी डी का हमको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। x क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, और t क्या है? टाइम है। एक बार ट्राई कीजिए इसको अपने से, पॉज करके एक मिनट लगाइए, दिमाग लगाइए इस पे, उसके बाद वीडियो का बाद का पार्ट देखिएगा। देखिए, डायमेंशनल फार्मूला जब x का है तो x का डायमेंशनल फार्मूला जब लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ये लेंथ है तो ये l हो जाएगा। तो जो a का डायमेंशनल फार्मूला होगा वो भी l हो जाएगा, यानी कि a का डायमेंशनल फार्मूला निकल गया l। ठीक है, चलिए फिर
बी टी का भी डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एल। ये भी तो लेंथ ही ना होगा, लेकिन इसमें से हम बी बाहर निकाल देते हैं, बी बाहर निकाल देते हैं तो देखिए अभी होगा क्या इसमें, बी टी का ना एल आया है, तो बी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी टी को हम यहाँ पे बी सिर्फ रहने देंगे तो यहाँ पे एल बाई ये वाला जो टाइम है इधर चल जाएगा, तो एल बाई टी हो जाएगा, तो एल टी टू द पावर -1 हो गया डायमेंशनल फार्मूला। समझ में आ रहा है बात। सी टी स्क्वायर में इसका पूरा लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला तो मेरा क्या आ रहा है, लेंथ ही आएगा, लेकिन सिर्फ सी का निकालना है, तो ये टाइम का स्क्वायर जब नीचे जाएगा तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, एल बाई टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एल टी टू द पावर -2। दिक्कत है इसमें क्या, अब देखिए डी टी क्यूब है, इसका भी एल, तो डी का जब सिर्फ निकालेंगे तो क्या होगा, एल टी टू द पावर -, इतना ही है, ये इतना ही, ये सिंपल है और ये हो गया आपका, ये इक्वेशन बन गया आपका। देखिए इसको अच्छे से समझिए, कुछ डाउट हो तो आप जो ग्रुप है आप लोग का बना हुआ, आप उस पर डाउट को भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग बनवाएंगे, इसको मिटा दिया जाए। इफ द centripetal force is of the form m to the power a, v to the power b, r to the power c, find the value of A, B and C and also find the formula of centripetal force। ठीक है, चलो ये वाला आपका क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए इसको एक बार। चलिए अब देखते हैं इसको। सेंट्रीपिटल फोर्स है यानी कि F हो गया, ये किस फॉर्म में है, m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c, ठीक है। चलिए ये फोर्स है ना, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एम एल टी टू द पावर -2, ये हो जाएगा। अच्छा अब देखते हैं, ये जो m है ये मास हो गया, तो इसका पावर a। अच्छा ये v क्या है आपका, वेलोसिटी है ना, तो एल टी टू द पावर -1 हो गया ये, और उसका पावर b, और r क्या हो गया, लेंथ हो गया, तो एल टू द पावर c, ठीक है। तो ये क्या हो गया, m टू द पावर a, l टू द पावर इधर का b और इधर का c, तो b प्लस c, और t टू द पावर -b, -1 और b के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो -b, तो ये क्या आ गया, m l t टू द पावर -2, ठीक है। तो देखिए m का यहाँ एक पूछ रही है, तो एक, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 1। अच्छा -b बराबर क्या आ जाएगा, -2, यानी कि b बराबर 2, अब b प्लस c बराबर 1, b प्लस c बराबर 1, अब b पता ही है 2 प्लस c बराबर 1, तो c बराबर क्या आ गया, -1, यानी कि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर -1, तो a, b और c का वैल्यू निकल गया ना, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर -1, ठीक है। अब फार्मूला जब लिखेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला फार्मूला था ना, F बराबर m, a के
ए लिखा हुआ था ना, जब लिख देते हैं इसको m टू द पावर a v टू द v r टू द पावर c, m टू द पावर a के जगह पे 1 कुछ नहीं, v टू द पावर b यानी कि स्क्वायर, और r टू द पावर c यानी कि r टू द पावर -1 यानी कि mv स्क्वायर बाई r। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फॉर्मूला भी निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन आता है इसीलिए हम बता रहे हैं, if velocity, time and force were chosen as basic quantities find the dimension of mass। क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, इसका आंसर बताया जाएगा। देखिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को यहाँ पे बेसिक क्वांटिटी कहा गया है, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी कहा गया है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ टाइम होता है, वेलोसिटी और फोर्स नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इसको ऐसा माना गया है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा मान सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं, यदि क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को हम लोग क्या मान लिए, बेसिक क्वांटिटी मान लिए। तो बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ मास निकालिए। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला हमको किसका निकालना है, मास का निकालना है। तो हम लोग को सबसे पहले ये देखना है फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, मास जो है उसमें कोई रिलेशन है कि नहीं है। तो एक रिलेशन मेरे पास फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, और एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। मास, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। तो तीनों चारों चीज़ आ गया कि नहीं आ गया, तो देखिए फोर्स भी आ गया, मास भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गया, टाइम भी आ गया। अब हमको निकालना है किसका, मास का डायमेंशनल फार्मूला। तो मास का जैसे ही डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो तो फोर्स को उधर ले जाइए, टाइम बाय वेलोसिटी कर दिए। तो देखिए अब हम लोग क्या करते थे, फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी में तोड़ते थे, बेसिक क्वांटिटी में, टाइम को नहीं तोड़ते, वेलोसिटी को ही तोड़ते। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसी को फंडामेंटल क्वांटिटी बोला है कि फोर्स, वेलोसिटी, टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लीजिए। तो इसको हम इसी तरीके से रहने देंगे। तो इसको जब इसी तरीके से रहने देंगे तो मास का जो डायमेंशनल फार्मूला m हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स का यदि हम f लिख देते हैं और t, टाइम का t और वेलोसिटी का v, तो ये क्या हो जाएगा, एफ टी v टू द पावर -1। ये आपका आंसर हो गया। चलिए, तो सोच रहे हैं कि आज भर के रहने देते हैं। अब कुछ खास बचा नहीं इसमें, कुछ प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम्स आप बनाइएगा अगले क्लास में। अगले क्लास में हो सकता है कि आप लोग को हम वेक्टर स्टार्ट कर दें। ठीक है, प्रॉब्लम्स पूछिएगा, तो जो भी मेरा ग्रुप बना हुआ है उस पर प्रॉब्लम्स आप भेजिए, और अगला क्लास होगा तो हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा थोड़ा, या हो सकता है कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवा कर वेक्टर स्टार्ट करवाएं, तो इस थ्योरी को पढ़ के आइएगा अगला दिन। ठीक है, तो आज भर के लिए रहने देते हैं।